A very good morning 12th class. How are you students? I hope you are fine beta. Students, I hope you people have seen your yesterday videos in which we have started Indian economy development, and students, I have also explained in yesterday videos that Indian economy, agriculture sector of the Indian economy at the time of independence, and we have also started some part of this topic, that is industrial sector on the eve of independence. Students, today I will again continue this topic, and before the continuity of this topic, I want to explain some previous topic which we have studied earlier. So today is your topic, industrial sector on the eve of independence. Industrial sector on the eve of independence. So students, I have also explained agriculture sector. So like agriculture, Indian industrial sector could not develop under British rules. So we have discussed by the help of some headings. First, deindustrialization, or we can say decline of handicraft industry. So students, I have explained this topic yesterday. What do you mean by deindustrialization? So deindustrialization means जो इंडस्ट्रियों आप लोगों की पहले से चल रही थी उनको बंद कर देना. Deindustrialization और decline of handicraft industry. British government systematically destroy इंडियन हैंडीक्राफ्ट. गेटिंग? मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, यानी उन्होंने ऐसा भी नहीं कि उसको हैंडीक्राफ्ट को बंद करके कोई नया इंडस्ट्रियल बेस किया. नो इंडस्ट्रियल बेस वाज अलो टू कम अप. इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्करेज बाय, किसकी वजह से डिस्करेज हुआ? इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट. यानी जितना भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, अगर आप उसको अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते तो उस पर हैवी टैक्स लिया जाता था. सो ड्यू टू दिस टैक्स योर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स विल क्लोज और विल डिस्ट्रॉय. गेटिंग बेटा? सो द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द डीइंडस्ट्रियलाइजेशन भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. देयर आर टू टाइप्स और टू प्राइमरी मोटिव और टू फोल्ड. फर्स्ट क्या था? ताकि इंडिया से ब्रिटिशर को रॉ मटेरियल मिलता रहे. इंडिया चीपर रेट पे ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती रहे. और दूसरा हेड था कि इंडिया में टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट, एंड टू दिस रिड्यूस इंडिया ए मैरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन इंडस्ट्री, जिससे इंडिया ब्रिटिश का रॉ मटेरियल कंट्रीज बन जाए. और दूसरा, वेट अ सेकेंड बेटा, यस, दूसरा सेकेंड पॉइंट था टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस. जो ब्रिटिश ने ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको इंडिया में हायर प्राइस पे सेल करना. गेटिंग? आई होप यू पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस इज दिस टॉपिक वेरी वेरी क्लियर. So in this way they exploited India through the device of double exploitation. I hope you people are aware. Double exploitation means Britisher exploit in two time. First is at a time of when they purchase raw material from India, and second is when they sell in the finished product in Indian market. Getting? I have also explained adverse effect of decline of handicraft. एडवर्स इफेक्ट कैसे पड़ा बेटा इसका? ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी? कि इट अलो फ्री एक्सपोर्टेड ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फाइनल गुड्स टू इंडिया, बट प्लेस हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. यानी अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आप अदर कंट्री को सेल करोगे तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी, और अगर आप इंडिया से रॉ मटेरियल अदर कंट्री को एक्सपोर्ट, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर कोई भी टैक्स, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा. गेटिंग बेटा? एंड ब्रिटेन की जो फिनिश गुड्स हैं उस पर भी कोई टैक्स
नहीं लगेगा। सो दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। इसका बेटा रिजल्ट क्या आया? अल्टीमेटली द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई एंड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन योर कंट्री, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। गेटिंग आई होप दिस इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, यानी जितना भी फिनिश गुड्स था उसका इंपोर्ट, उसको परचेज हमें ब्रिटेन से परचेज करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन दिस टॉपिक आल्सो, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जितनी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो लैक थी, कम थी। रीजन क्या है बेटा? वेट एक सेकेंड। यस, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। और ब्रिटेन क्या चाहता था बेटा? ब्रिटेन ऑलवेज वांट इंडियंस टू बी डिपेंड ऑन ब्रिटेन। इंडियंस किस पे डिपेंड रहे? ब्रिटेन पे, फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। यानी ब्रिटिश की मंशा थी, ब्रिटिशर ये चाहते थे कि इंडिया में कभी भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ना हो, और इन कैपिटल गुड्स के लिए इंडियन पीपल ऑलवेज डिपेंड ऑन ब्रिटेन। Thus, the development of a few consumer goods industry, जो यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुआ है वो किसका हुआ है? कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री was witnessed during the British rules. Getting? So students, till these points I have explained yesterday and I have today revised of it, and now I am going to explain new topic, that is lopsided modern industrial structure. This topic is also part of the industrial sector at the time of eve of independence. Clear? So lopsided का मतलब होता है बेटा एक तरफा, पूरी कंट्री को डेवलप ना करके वन साइडेड। सो हियर इज दिस टॉपिक इज lopsided modern industrial structure. British rulers neither permitted modernization of industry nor did they increase the growth of heavy industry in India. You can see this is a very very important line. British जो थे रूलर्स नाइदर परमिटेड, ब्रिटिश रूलर जो ब्रिटिश के भी गवर्नर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो नाइदर परमिटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, ना तो उनको मॉडर्न करने देते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी, और नोर डिड दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया, ना ही एनकरेज करते थे कि इंडिया में हैवी इंडस्ट्री ग्रोथ हो जाए। गेटिंग? द पीरियड 1850-55 सा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कॉटन मिल, जूट मिल एंड द फर्स्ट कोयल माइन। ये 1850-55 में लगाना उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत बाद में। और इसमें क्या मिला बेटा? 36। अगर आप लोग इसमें आगे देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1801 से 19th सेंचुरी का पीरियड है। 1850 में ये मिल्स लगे, फर्स्ट जूट मिल स्टेब्लिश हुआ आपके यहाँ पे, कोयल माइन हुआ, कॉटन मिल हुआ, और जैसे जैसे बेटा आप बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के तक पहुंचे, देयर वर 194 कॉटन मिल्स। कितने हो गए? 194 कॉटन मिल्स हुए, 36 जूट मिल्स लगे, कॉटन टेक्सटाइल वर्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जितने भी टेक्सटाइल थे कॉटन के वो सारे कहां पे लोकेटेड थे? वेस्ट पार्ट में। गेटिंग? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात में। गेटिंग? आई ऑन द अदर हैंड जितने भी जूट मिल थे, जूट मिल बेटा सारे बंगाल में स्टेब्लिश थे, मेनली बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, यानी ब्रिटिशर की कैपिटल जो थी वो बंगाल थी, क्योंकि वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। गेटिंग? अब देखिए द क्रेडिट फॉर द, वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया आप लोगों को, द क्रेडिट फॉर द बिगिनिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल गोज टू जमशेदजी टाटा। यानी ब्रिटिशर के टाइम पे जो आयरन एंड स्टील कंपनी ब्रिटिश रूल्स के टाइम में लगाई गई आपकी कंट्री में, उसका क्रेडिट किसको जाता है? जमशेदजी टाटा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। इन्होंने क्या किया? द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दिस इज टिस्को। बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 1 मार्क्स में। टिस्को कब इनकॉर्पोरेट हुआ? तो द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907। कब बनी है? 1907 में इन इंडिया। गेटिंग? 1907 में, याद रखना बेटा क्या हुआ 1907 में? टिस्को इनकॉर्पोरेटेड किसके थ्रू हुई? बाय जमशेदजी टाटा। कब हुई?
1907 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। और इट इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट प्लांट, ये पूरा इसका जो फर्स्ट प्लांट बना वो जमशेदपुर टाटा। अब तो इसके प्लांट ऑल ओवर कंपनी में है, आपको पता भी है पूरी कंट्री में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत बड़ी है, बट इसके ट्रक भी हैं, इसकी बसेस भी हैं, इसके और प्रोडक्ट भी हैं जो आप घर में यूज करते हैं, बैकेट वगैरह भी हैं। टाटा का बहुत प्रोडक्ट है। गेटिंग सो जो टिस्को पहली इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1907 में हुई थी और इट इस्टेब्लिश इस फर्स्ट प्लांट जमशेदपुर में। जमशेदपुर है, बिहार में पड़ता है जमशेदपुर। जमशेद जी टाटा के नेम से इसको नेम दिया गया और यहाँ पर ये फर्स्ट कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये था आपका लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। यानी लोप साइडेड क्यों, एक तरफा है, उन्होंने कुछ लगाई फैक्ट्रियां बहुत कम। इट इज अ नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री industrialization in country, but some company established by Indian and by Britisher at the time of Britisher or at the time of colonial government. Getting now you can see lower contribution to GDP. तो GDP का उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था बेटा। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन on to the GDP has been very small। यानी इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जीडीपी में बहुत ज्यादा कम था। आप लोगों ने पढ़ा भी था कि टोटल कंट्री की 85% पॉपुलेशन इंगेज थी किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर का ही ज्यादा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतना ज्यादा ना ही तो प्रोडक्शन होता था और ना ही उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था और ना ही उसकी ग्रोथ हो रही थी। यानी जस्ट लाइक इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज आल्सो स्टेग्नेशन, प्रेगमेटेटिक, नॉन वाइब्रेट, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज थी तो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा था। एंड लास्ट पॉइंट related to industrial sector on the eve of independence, limited area of operation of the public sector which is related to government sector। अब आप यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत कंपनियां हैं, इंडियन रेलवे है, आर्मी है, डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन स्कूल है, इंडियन रोडवेज हैं, बसेस चल रही हैं और इंडियन ऑटोमेटिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो आपके मुरादनगर में स्टेब्लिश है। यानी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है, बट एट अ टाइम ऑफ ब्रिटिश लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर रिमाइंड confined to the railway, power generation, communication, ports and some other departmental undertaking only which was not adequate। यानी ये adequate नहीं थी, बहुत limited थे। So students, this is a clear। I hope this was industrial sector on the eve of independence। और industrial sector की जो main importance मैंने आप लोगों को heading बताया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया जिसमें 2 हेड्स पड़े थे, रॉ मटेरियल परचेज करना एंड फिनिश गुड इंपोर्ट करना और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना। डबल एक्सप्लोटेशन हो रहा था जिसके थ्रू इंडिया, एंड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया बेटा लोप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जो इंडिया का इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, लोप साइडेड, वन साइडेड विद वन साइड लोअर देन अदर। और आप लोगों को बताया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर लैकिंग, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत कम थी क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि वो कैपिटल गुड्स के लिए इंडिया हमेशा ब्रिटेन पे डिपेंड रहे, एंड लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सो स्टूडेंट्स, these points have clear। Now we will explain your next topic, that is foreign trade on the eve of independence। So इंडिया का बेटा फॉरेन ट्रेड कैसा था एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लिए आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंसाइंट टाइम। यानी बहुत पुराने टाइम से ही हम ट्रेड करते थे। हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता था, इंडिया के मसाले जाते थे अदर कंट्री में। सो इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंसाइंट टाइम्स, but the restrictive policy of commodity production, trade, tariff pursued by the British government, these topic
एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया इज फॉरेन ट्रेड, यानी इन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया इंडिया का फॉरेन ट्रेड, क्योंकि इन्होंने एडवर्सली इफेक्ट किस पे डाला, इन्होंने क्या किया, बट द रिस्ट्रक्टिव पॉलिसी, इन्होंने रिस्ट्रक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट की। किसने रिस्ट्रक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट की? ब्रिटिशर ने। किससे रिगार्डेड? आप लोगों की कंट्री के जो फॉरेन ट्रेड था, यानी इन्होंने एक ऐसी रिस्ट्रक्टिव पॉलिसी अडॉप्ट कर दी जिससे आपकी कंट्री का चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टैरिफ हो, कॉलोनियल गवर्नमेंट में एडवर्सली इफेक्ट होने लगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस स्टेट ऑफ इंडिया इज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज गिवन एज अंडर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, यहां पर नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि आपको पहले ही बताया, इंडिया क्या बन गया था, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे थे, अब ये नेट एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का एंड इंपोर्टर फिनिश गुड्स का। सो इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रो, सिल्क, कॉटन, सुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, यानी ये सब प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होती हैं, जैसे रो, सिल्क का रॉ मटेरियल हुआ, कॉटन हुई, सुगर हुई, इंडिगो हुआ और जूट हुआ एक्सेट्रा। दीज थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सबको तो हम एक्सपोर्ट करते थे। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स, लाइक यहां से सिल्क और कॉटन गया, वुलन क्लोथ वहां से बन के आए, इंडिगो गया, उसकी क्लोथ बन के आए, यहां पर डाई हो गए कपड़ों की, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एक्सेट्रा। UK was the cheap supplier of Indian, contributing to over 30% of total import at the time of independence, यानी 31% जो टोटल आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था हमारे यहाँ पे गुड्स का, वो सारा किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ। So we can say this composition of export and import of Indian economy made it backward and stagnant. Indian remained an importer फॉर फिनिश कंज्यूमर गुड, हम केवल एक फिनिश कंज्यूमर गुड्स के इंपोर्टर बन के रह गए थे। गेटिंग? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश की क्या थी? मोनोपोली कंट्रोल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन ए मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया इज एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट की मोनोपोली कंट्रोल थी। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया इज फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अगेन एंड अगेन पढ़ो इस लाइन को, मोर देन हाफ ब्रिटेन की मेंटेन थी मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आई हैव दिस पॉइंट्स एक्सप्लेन एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ? मोर देन हाफ ऑफ इंडिया इज फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। गेटिंग? ब्रिटेन के साथ हम मोर देन हाफ फ्रॉड करते थे एंड रेस्ट वाज विद कंट्री लाइक चाइना, श्रीलंका एंड पर्सिया। पर्सिया ईरान में था, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस या ट्रेड हम अदर कंट्री के साथ करते थे और ओनली मोर देन हाफ % विद यूके। दिस इज क्लियर बेटा? So students, the opening of the Suez Canal in 1869, 1869 में एक कैनाल बनी, सुएज कैनाल उसको बोलते हैं, सर्व एज ए डायरेक्ट रूट ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, यानी उसने एक ऐसा रास्ता बना दिया जिससे डायरेक्ट शिप चल सकते थे, ऑपरेट कर सकते थे इंडिया एंड ब्रिटेन में। गेटिंग? द सुएज कैनाल इन 1869 में क्या हुआ? इंटरफिनिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया इज फॉरेन ट्रेड एज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई एंड प्रोवाइडेड डायरेक्ट रूट ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। नाउ देयर वाज नो नीड टू सेल थ्रू अफ्रीका। पहले क्या होता था कि अफ्रीका के थ्रू जाना पड़ता था, लेकिन इन बाय द हेल्प ऑफ सुएज कैनाल, इन अदर वर्ड्स द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वाज नाउ ईजर। एक तरह से यही हुआ, अब वो इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके शिप इजिली आ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बुक में से दिखाता हूं, मेरे पास एक बुक में है, यू कैन सी दिस मैप। यस बेटा, दिस इज एशिया, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका। गेटिंग? वेट अ सेकेंड बेटा। यस, दिस इज यूरोप एंड लंडन इज हेयर, ब्रिटेन, सो ब्रिटेन यहीं कहीं होगा, लंदन ब्रिटेन में ही है। ये एशिया हो गया आपका, यहां पे मुंबई, ये आपका इंडिया है, आपको विजिबल होगा, और ये सारा क्या हुआ बेटा? अफ्रीका। तो सुएज कैनाल जो है, ये सुएज कैनाल है, देखो ये यहां पे जो बन रहा है ना, थोड़ा सा सी है यहां पे, यू कैन सी हेयर सुएज कैनाल। तो पहले क्या था?
1869 से बिफोर की बात है, तब सुएज कैनाल नहीं थी। तो जब सुएज कैनाल नहीं थी मुंबई से आपको यहां पे आना पड़ रहा था। इस रूट को देखो जहां पे पेन जा रहा है मेरा, और यहां से जाके ब्रिटेन यहां पे आपका शिप जा रहा था यहां पर। तो ये पड़ रहा था आपका 19,800 किलोमीटर। कितना था? 19,800 किलोमीटर और 12,300 मील्स। तो इतना बड़ा रूट था यहाँ पर। तो जो ब्रिटेनर थे, यहां से मुंबई से शिप आता था, शिप पे आपका प्रोडक्ट आता था विद इन कंट्री बाय द हेल्प ऑफ ट्रेन। ट्रेन अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कराया, ट्रेन से मुंबई तक आता था। मुंबई से यहाँ से बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं यहाँ पर, जो बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में उनको, और इन पे से शिप में प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट होता था और यहां से इस रास्ते के थ्रू कहां पे जाता था? ब्रिटेन में। तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बट बाय द हेल्प ऑफ सुएज कैनाल यहां से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने 19,800 किलोमीटर को ओनली 11,600 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो कितना डिफरेंस आ गया, हाफ बन गया। अब आपका रास्ता सीधा यहां से यहां जाए, यहां से ये जाए हम यहां पर, और यहां से सीधा यहां निकल के यूरोप। ये जो पूरा चक्कर लगा के जाना था अफ्रीका से मिलते हुए, ये सब खत्म। तो आफ्टर द सुएज कैनाल आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई, और इसने क्या किया? सुएज कैनाल ने एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड कर दिया। किस किस के बीच में? इंडिया और लंदन, और वी कैन से इंडियन और ब्रिटेन के बीच में। तो इस लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अब बहुत इजी हो गया था इंडिया ब्रिटिशर्स को कि वो इंडिया के लोगों को एक्सप्लोट कर सके। आई होप दिस इज क्लियर। सो एक्सप्लोटेशन करना बहुत इजी हो गया था। पहले उनको थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही थी इसके थ्रू, ऑन द वे रास्ता बहुत बड़ा था, लेकिन अब उन्होंने एक सुएज कैनाल बनाई। ये बनाई है अंग्रेजों ने, बहुत बड़ी कैनाल है बेटा, आप अंदाजा लगा सकते हो 11,600 किलोमीटर लंबी कैनाल है। और ये कैनाल किसके थ्रू बना रखी है? यानी बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंड का एरिया था, बाकी तो ये देखो समुद्री है बीच में, जो आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां पर लैंड दिख रही थी इन्होंने वहां से हटा के इसको सबको खोल के सुएज कैनाल बना दिया। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, गेटिंग? सो दिस बाय द हेल्प ऑफ दिस सुएज कैनाल आप लोगों की कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजिली होने लगा। किसके साथ? ब्रिटिशर के साथ। इन अदर वर्ड वी कैन से द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वाज नाउ ईजर। गेटिंग? लास्ट पॉइंट्स, मेजर ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, सॉरी मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, और ड्रेन ऑफ इंडिया इज वेल्थ। बेटा ड्रेन मीन्स क्या होता है? ड्रेन वॉशिंग मशीन में भी होता है। ड्रेन मीन्स बह जाना। जो इंडिया की वेल्थ थी वो बह जाती थी। कैसे बह जाती थी और कहां से इंडिया की वेल्थ आती थी? देखो इतनी कमजोर कंट्री होने के बाद, इतना एक्सप्लोटेशन होने के बाद भी इंडिया इज ए फॉरेन ट्रेड जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। फिर भी एक्सपोर्ट सरप्लस चल रही थी। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है? आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन है तो कंट्री के लिए फेवरेबल है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट सरप्लस फेवरेबल था। अब दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गुड्स और सिल्वर इनटू इंडिया। अब कब बेनिफिट होता? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स थ्योरी, अगर आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है तो अदर कंट्री से या तो गोल्ड आया या सिल्वर आया आपकी कंट्री में, तभी तो बेनिफिट होगा। बट ना ही तो सिल्वर आ रहा है ना ही गोल्ड आ रहा है। क्या हो रहा है? देयर वॉज ड्रेन ऑफ इंडिया इज वेल्थ इनटू ब्रिटेन। सारी वेल्थ कहां पे जा रही है? ब्रिटेन में जा रही है। और वो कैसे जा रही है? इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या था कि जो सरप्लस था, किससे सरप्लस मिल रहा था? एक्सपोर्ट से। द सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। यानी जो ब्रिटेन में भी ऑफिस बन रहे थे या इंडिया में जो बड़े बड़े ऑफिस बन रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के, वहां इंडिया का एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा था वो यूज हो रहा था। आप देखिए बेटा, आप एक इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप, राष्ट्रपति भवन कितने लोगों ने देखा है? प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जो गवर्नर जनरल होते थे, जैसे अभी आपने नेम पढ़ा था जमींदारी सिस्टम में, लॉर्ड बेंटिंग और का नेम, या आपके लॉर्ड डलहौजी थे, जितने भी वायसराय बन के आते थे वो सब रहने के लिए यहाँ पे इन्होंने हाउस बनाया, प्रेसिडेंट हाउस।
जो कि रायसीना नाम की एक पहाड़ी है उसको काट के बनाया गया। कितने बड़े लेवल पे है, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये ऑफिस है एक ब्रिटेन ऑफिसर का, और उसके लिए कितना पैसा इन्होंने लगाया। और वो पैसा कहां से आता है? इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से। सो द सरप्लस वाज यूज्ड टू पे एक्सपेंसेस ऑन वॉर। एक तो ये हुआ कि ऑफिस सेटअप करने में सरप्लस चला जाता था। दूसरा क्या है? द सरप्लस वाज यूज्ड टू पे एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाइट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी कंट्री से वॉर कर रही है तो तब भी इंडियन गवर्नमेंट से पैसा जाता था। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट तो ब्रिटिश ही थी, यानी वो एक्सपोर्ट को, सरप्लस जो एक्सपोर्ट थे उसको यूज करते थे। And last one, surplus was used to pay for the import of इनविजिबल आइटम्स लाइक सर्विस। यानी जितने भी ब्रिटेन के ऑफिसर आ रहे थे यहाँ पर, ब्रिटेन के इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए ब्रिटेन से बहुत सारे ऑफिसर को बुलाया गया, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाया गया। तो उन सब की जॉब पे जो सर्विस, इनविजिबल था ना बेटा, इनविजिबल आइटम सर्विस होता है, उस पे जो पैसा खर्च हो रहा था वो भी सारा इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से ही हो रहा था। तो सारा पैसा आपका क्या हो जाता था? मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। ना इधर ही गोल्ड आपकी कंट्री में आ रहा था, ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा था, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, बल्कि क्या हो रहा था? ड्रेन ऑफ इंडिया इज वेल्थ। इंडिया का जितना भी वेल्थ था वो सब ड्रेन हो रहा था, वो सब बहाए जा रहा था। गेटिंग? सो दिस इज सफिशिएंट students. I hope this is clear, and we have explained 3 topic. First topic your was Indian agriculture at the time of independence. Second was industrial sector at the time of independence, and today is we have explained export, or you can say foreign trade at the time of independence the country. So what was the history of beta foreign trade? कैसा था foreign trade आपकी कंट्री का? No, this is demographic condition, we will discuss later on. So if we are talking about foreign trade, तो foreign trade बेटा हम लोगों का एक तो एक्सपोर्टर बना पड़ा था रॉ मटेरियल का इंडिया, और इंपोर्टर फिनिश गुड का था। दूसरा मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन का, सारा पावर ब्रिटेन के हाथ में थी। और लास्ट वन, मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। So students, I hope these things clear to every students. I have explained 3 topics, that is Indian economy at the time of independence. तो वो 3 topics क्या क्या पढ़े आप लोगों ने? Indian agriculture sector at the Indian economy at the time of independence, जिसके अंदर आपने various heading पढ़ी। फिर पढ़ा आपने industrial sector at the time of independence, और आज पढ़ा आपने foreign trade at the time of independence. Students, now in this chapter there are 3 topic also: demographic condition during the British rule, occupational structure during the British rule, and infrastructure. How was the demographic condition, how was the occupational structure, and how was the infrastructure. So आपने 3 points पढ़ लिए हैं और 3 points are left. So this is sufficient for today. Thank you so much 12th class beta.